आज इस वीडियो में यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है बहु अनुक्रिया का नियम और चौथा है प्रभाव का नियम। चलिए बताइए, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बहु अनुक्रिया का नियम। यानी कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे, जिनमें से पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। हमसे इस प्रश्न में पूछा है कि मुख्य नियमों में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? हमारा ऑप्शन 3 यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम। ये थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, यह है गौड़ नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण और चौथा है चित्रांकन परीक्षण। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। यानी कि डॉक्टर एस जलोटा ने जो 12 से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए जो परीक्षण बनाया था, उसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने ही इस परीक्षण का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है बर्नर, चौथा है स्टर्न। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। यानी कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन जिसने किया, उनका नाम था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं। पहला होता है सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही तेज होगा, इसलिए उन्होंने जी कारक को प्राथमिकता दी। इसलिए द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादन है वो है स्पीयरमैन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्या थॉर्नडाइक का है? दूसरा ऑप्शन है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बीएफ स्किनर का है? या फिर तीसरा ऑप्शन है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव का है? या फिर चौथा ऑप्शन है सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है? इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है सीखने का समग्र सिद्धांत। सीखने का समग्र सिद्धांत हल का नहीं है, बल्कि गेस्टाल्ट वादियों का है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। जी हाँ, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था। दूसरा ऑप्शन है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, वो पेवलोव द्वारा दिया गया था। और जो चौथा ऑप्शन है सीखने का समग्र सिद्धांत, ये हल के द्वारा नहीं बल्कि गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है क्रो एंड रो, दूसरा है गार्टन, तीसरा है रॉस, चौथा है वुडवर्ड। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गार्टन। यानी कि जो सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जो जाने जाते हैं, उनका नाम है गार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? पहला ऑप्शन है क्रैशमर, दूसरा है यूंग, तीसरा है कैनर
और चौथा है स्प्रेंजर। आपको इसका सही आंसर बताना है। चलिए बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है फ्लैशमर, यानी कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा की है वो की है क्रैशमर ने अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार चर्चा की थी, इसलिए उनका नाम आता है कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रैशमर ने की। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक फेमस परिभाषा आप लोगों के सामने है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है कोल एंड्रूज का, दूसरा ऑप्शन है ड्रेबहल का, तीसरा है डिहान का, चौथा है क्रो एंड क्रो का। चलिए बताइए फेमस परिभाषा किसकी है। ये फेमस डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है मध्य किशोरावस्था। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है पूर्व किशोरावस्था, यानी कि विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है 13 से लेकर 15 वर्ष तक, और जो 13 से लेकर 15 वर्ष का जो समय है वो आता है पूर्व किशोरावस्था में। आप जैसा कि जानते हैं कि बाल्यावस्था मानी जाती है 6 से लेकर 12, शैशवावस्था मानी जाती है जन्म से लेकर 5 वर्ष, और जो पूर्व किशोरावस्था है वो है 13 से लेकर 15 वर्ष तक, और जो मध्य किशोरावस्था है वो आती है 15 से आगे। यानी कि जो विद्रोह की भावना जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है पूर्व किशोरावस्था में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।